देखिए बहुपद, ये जो चैप्टर है एकदम बेसिक से बताएंगे, ये 9th के लिए भी है और 10th वाले के लिए तो मस्ट ये है। देखिए बहुपद को जानने से पहले अगर मैं बहुपद का अगर मैं क्या करूं, सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है। तो बहु प्लस पद, तो बहु का मतलब क्या होता है, बहु का मतलब क्या होता है, यहां सास बहु की बात नहीं है। तो बहु का मतलब होता है एक से ज्यादा, क्या होता है, एक से ज्यादा। अब पद के बारे में जानने से पहले अब पद क्या होता है ये चीज के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। पद का मतलब होता है खंड, अंश, ठीक है, इसका मतलब होता है। लेकिन पद के बारे में जानने से पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, चर के बारे में जानना पड़ेगा। किसके बारे में जानना पड़ेगा, चर और अचर, ठीक है, चर और अचर के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखिए चर और अचर, ठीक है। चर का मतलब क्या होता है, देखिए चर का मतलब सिंपल बात समझिए, बेवफा। क्या होता है, बेवफा। बेवफा का मतलब क्या होता है, बदलना, ठीक हो, हंसी हो, जवां हो, खुदा हो तुम, बेवफा 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 हो तुम। चर का मतलब क्या होता है, देखिए कि ऐसी राशि जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है, वो फिक्स नहीं रहेगा। आज यहां है तो कल कहीं और चला जाएगा। बात समझ में आया। तो चर के बारे में क्या समझ में आया कि ऐसी राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। अब अचर, अ का मतलब क्या होता है, अरे अ का मतलब होता है नहीं। अचर के बारे में जो चर ना हो, मतलब जो बदले ना, जो बेवफा ना हो, उसे क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। तो कहने का मतलब चर के बारे में हमने ये बताया कि ऐसी राशि जिसका मान बदलता रहता है। कहने का मतलब जैसे हो गया x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c d कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि उसके मान के ऊपर, जैसे मेरे बोलेंगे मेरे पास 2x रुपए है, तो अगर x की वैल्यू अगर मैं 1 करूंगा तो मेरे पास कितने, अगर x के जगह पे 1 रखूंगा तो मेरे पास कितने रुपए होगा, 2 रहेगा। अगर x के स्थान पे मैं 2 रखूंगा तो मेरे पास कितने रुपए हो जाएगा, 4। तो x के ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि ये इसका मान क्या है। बात समझ में आया ना। तो ये जो x y z a b c d जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या है, आपकी चर हैं। अचर ऐसी राशि जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम क्या बोलते हैं, अचर कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। मैं बोलूंगा मेरे पास 3 रुपए है, इसका मतलब बस 3 रुपए है। लेकिन मैं बोलूंगा मेरे पास 2x रुपए है, तब 2x रुपए है, तो 2 तो वहां पर देखिए चर है, 2 तो वहां पर आपका अचर है, लेकिन जो यक्ष है वो क्या है, चर है। उसके मान पे डिपेंड करेगा कि उसका मान है कितना। फिक्स करेंगे ना तो x का मान 2 ही होगा, तो मेरे पास इसका मतलब मैंने बताया मेरे पास 4 रुपए है। या फिर एक तरीका और अचर जानने का, देखिए मैं बोलूं कि मेरी जो आयु है, ठीक है, जैसे किसी ने हमारी आयु पूछा, सब कोई मानते हैं, बताइए आपकी आयु क्या है, तो हमने बता दिया कि मेरी जो आयु है आरती की आयु से 5 वर्ष बड़ा है, मैं बड़ा हूं। तो अब मैंने क्या बताया, मेरी जो आयु है आरती की आयु से 5 वर्ष क्या है, बड़ी है। अब अगर मेरी आयु आपको पता करना है, कोई पूछा अच्छा आपकी आयु क्या है, ठीक है, अगर आप मेरी आयु जानते हो तो मैं ऐसा है कि आरती से मैं 5 वर्ष बड़ा हूं, तो आप क्या करेंगे, आरती के यहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब आरती की आयु को अगर आप मान लेते हैं, हम यक्ष मान लेते हैं, और मेरी आयु वाई मान लेते हैं, तो अगर आरती की आयु जो होगी, अगर मान लेते हैं 4 वर्ष है आरती की आयु, ठीक है, या फिर कुछ भी हो 4 वर्ष है, तो मेरी आयु कितनी होगी, 5 4 9 वर्ष होगी। तो ये जो वाई और एक्स है मेरा क्या है, वेरिएबल, लेकिन 5 कभी भी बदलेगा। अब किसी भी वर्ष में मैं जाऊंगा, मैं हमेशा 5 वर्ष क्या रहूंगा, उनसे बड़ा रहूंगा। तो ये कांस्टेंट है ना, नियत है ना, चाहे साल 2 साल 3 साल करिए, फिर भी मेरी जो आयु है 5 वर्ष हमेशा मैं बड़ा रहूंगा। इसका मतलब ये क्या है, आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये है, ये आपका अचर है। बात समझ में आया क्या, ये बात आपको समझ में आई। चर क्या होता है कि ऐसी राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं, जैसे x y z। और अचर क्या होता है कि ऐसी राशि जिसका मान बदलता नहीं है उसे अचर कहते हैं। बात समझ में आया। अब देखिए चर और अचर, बात समझ में आया, चर और अचर के कॉम्बिनेशन से
जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, चर और अचर के संयोग से किसका निर्माण होता है? पद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पद का निर्माण होता है। तो ये बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है कि चर और अचर के संयोग से किसका निर्माण होता है? आपका पद का निर्माण होता है। अब पद के बारे में तो आप लोग जान गए क्या होता है पद, ये बात समझ में आया? अब हमें पढ़ना क्या है? बहुपद। ठीक है, बहुपद। अब ये क्या है आपका? ये देखिए एक पद है, ठीक है, ये भी क्या है आपका? एक अपने आप में एक पद है। ठीक है, बहुपद क्या होता है? एक से अधिक। जैसे मैंने लिखा इधर 2x लिख दिया, मैंने ये 5 लिख दिया। अब इन दोनों को अगर हम प्लस या माइनस सिंबल के साथ क्या करते हैं? स्थापित कर देते हैं, तो वही क्या होता है आपका? बहुपद होता है। वही क्या होता है आपका? बहुपद होता है। जैसे मैं यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 5 है, अब इसको मैं जोड़ दूंगा या घटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? बहुपद। एक से, बहु मतलब एक से ज्यादा। पद, पद के बारे में भी हमने जस्ट बताया। पूछिए, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? समझ में आया ना? तो बहुपद के बारे में आपको समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो बहुपद होता है ना, ये भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? जो बहुपद होता है ये भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। देखिए ये कैसे 2 प्रकार का आपका होता है? देखिए बहुपद, मैंने किसको बता रहे हैं? बहुपद। बहुपद जो होता है इसको भी 2 भागों में बांटा गया। एक घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। और दूसरा जो था वो पदों के आधार पर। किसके आधार पर? पदों के आधार पर। तो हम जानेंगे कि घात के आधार पर बहुपद क्या होता है। घात के आधार पर बहुपद क्या होता है? देखिए घात के आधार पर बहुपद मतलब कि घात जितनी रहेगी उतना घाती बहुपद करेंगे। जैसे अगर हम बोलेंगे, जैसे मैं 2x + 3 लिखे, तो इसमें घात पे डिपेंड करेगा कि चर की जितनी घात रहेगी उसे वह घातीय बहुपद हम कहेंगे। जैसे देखिए यहां पर लिखा है 2x + 3, तो यहां पर x की अधिकतम घात कितनी है? एक है। ये तो कांस्टेंट है, गुणांक है, इसको समझ में है ना? तो ये पावर, इसको ये वाला x के घात कितना है? 1 है। तो इसे हम लोग बोलते हैं एक घातीय बहुपद या फिर रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। बात समझ में आया क्या? ये देखिए अगर मैं ऐसे भी लिख दूं कि 1 लिख सकता हूं, यहां पर ऐसे मैं लिख सकता हूं 3 × x का स्क्वायर भी कर सकता हूं। अरे सॉरी, 0 × x कर दे, 0 का हो जाएगा, कट जाएगा, तो फिर भी x की अधिकतम घात यहाँ पर 1 आएगी ना, क्योंकि 0 गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको हमने कुछ भी नहीं लिखा। बात समझ में आया ना? तो यहाँ पर पद आपका 1000 हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें देखना है घात के आधार पर हम इसको कैटेगराइज किए हैं ना। तो x की जो अधिकतम घात होगी उस आधार पर हम बोलेंगे कि कौन सा घातीय बहुपद है? एक घातीय बहुपद। मतलब इसे हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। इसे रैखिक बहुपद क्यों कहा जाता है? जब इसको आप निर्धारित करते हैं ना पिक्टोग्राफ उसमें, तो एकदम इसकी एकदम सीधा आप इसकी जो लाइन बनती है एकदम सीधी बनती है, इसलिए एकदम देखिए ये रेखा है ना, एक रेखा के आकार की इसकी लाइन ड्रा होती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। बात समझ में आया क्या? अब अगर मैं बोलूं कि x की जब घात क्या हो जाए आपकी? 2 हो जाए। क्या हो जाएगी? 2 हो जाए। जैसे 2x² + 7x + 3 क्या हो जाएगी? या 5 कुछ भी, तो 2x² + 7x + 3। अब इसमें चर की, ध्यान रखिएगा, चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। कितनी है चर की अधिकतम घात? 2। ये देखिए चर है, x चर है ये ना, तो x की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इसे कौन सा घातीय बहुपद बोलेंगे? 2 है, तो इसे क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघातीय बहुपद। क्या बोलेंगे इसको? द्विघातीय बहुपद। और इसी प्रकार से अगर चर की घात आपका बोल दें, जैसे 4x³ + 7x² + 2x + 4, तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। कितनी है आपकी? 3 है, तो इसे कौन सा घातीय बहुपद बोलेंगे?
त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। तो घात जितनी रहेगी उसे वह घाती बहुपद कहा जाएगा। एक घाती रहेगा तो रैखिक बहुपद, दो घात रहेगा द्विघाती बहुपद, और तीन रहेगा तो त्रिघाती बहुपद। ये बस समझ में आया क्या? अब आगे आपका आता है, देखिए पदों के आधार पर क्या होता है? पदों के आधार पर बहुपद कैसे किया जाता है? अगर एक पद रहेगा, जैसे देखिए मैंने लिखा 2x, या फिर 4 अगर मैं लिखा, तो क्या ये बहुपद है कि नहीं है? कैसे है? हैं? बहुपद नहीं है? क्या सही पूछे हैं? मैं अगर लिख दिया ये जो 4 है ये बहुपद है या नहीं है? दो दूना चार। 2 दूना 4 कैसे है? अगर बहुपद तो है लेकिन कैसे है? अरे मैंने बताया बहुपद में जाता है एक से ज्यादा पद होते हैं, ये तो अकेले है, तब ये कैसे बहुपद हो गया? 2 से 2 में गुणा करेंगे तो अच्छा हाँ चलिए 2 से 2 में गुणा करेंगे। मैंने कहा है कि बहुपद जो होता है वो सिर्फ प्लस और माइनस चिन्हों के द्वारा होता है, उसमें गुणा और भाग से नहीं होता है बहुपद। तो क्या ये बहुपद आपका होगा? तब बताइए। 2 प्लस 2 कर दीजिए। अरे 2 + 2 करने का कुछ भी सिस्टम होता है, नहीं लिखेंगे वहां पर दो चीजों को जोड़ने पर, जैसे अगर मैं लिखा 4 + 4 कर देंगे आप बहुपद है, इसको जोड़ के 8 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? फिर भी ये बहुपद है, फिर भी ये बहुपद है। क्यों? आप अगर इसको लिख सकते हैं, देखिए 4 है ना, तो क्या आप 4 को नहीं लिख सकते हैं 4 × x के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? तो अभी भी तो एक ही टर्म हुआ, तब कैसे बहुपद हो गया? आप बताइए। तो एक ही पद हुआ ना। अब देखिए क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूं? जैसे मैं लिखता हूं 0 × x का स्क्वायर, कुछ भी कर सकता हूं। तो 0 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा ना। तो ये पद 2 हो गया कि नहीं हो गया? तो जब एक से अधिक पद हो गया तो उसे बहुपद, एक से अधिक पद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, बोलेंगे कि नहीं? तो बहुपद है कि नहीं? अब इसको जब इसका मान 0 हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं एक पदी बहुपद। क्या बोलेंगे? एक पदी, क्योंकि इसका मान 0 हो गया। तो अब देखें एक ही पद बचा ना, लेकिन फिर भी अगर चाहें तो क्या इसको बहुपद के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये क्या है आपका? एक पदी बहुपद। एक पदी, 4x लिखे हैं, एक पदी बहुपद। दूसरा 2x + 3, अगर इसको लिखे तो क्या होगा? बहुपद तो है, पदों के आधार पर ना। तो इसमें कितने पद हैं? 2 टर्म हुए ना, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो इन दोनों का योग 1 2, तो क्या होगा? द्विपदी बहुपद। क्या हो जाएगा? द्विपदी बहुपद। अब आप जैसे मैंने लिख लिया 2x², या फिर ऐसे मैं लिख दिया 2x³ + 7x + 3, तो ये क्या होगा? अरे मैं कह रहा हूं घात के आधार पे आपको कैटेगराइज ही नहीं करना है। घात के आधार पर मैं इधर बताया हूं पदों के, तो इसमें कितने पद? 1 2 3, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिपदी बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद। बात समझ में आया? तो पदों के आधार पर, अगर यहाँ पर मान लेते हैं हम, जैसे घात कुछ भी उससे मतलब नहीं है, घात के अगर आधार पर देखेंगे तो ये त्रिघाती बहुपद है, लेकिन पद के आधार पर देखेंगे तो ये त्रिपदी बहुपद है। क्या है? त्रिपदी बहुपद है। तो ये बात समझ में आई बहुपद के बारे में। अब देखिए ये चीज को ध्यान रखिएगा ना, कि अगर मैं जैसे 5 लिखूं, सिर्फ मैंने 5 लिखा, तो इसे हम कौन सा बहुपद बोलेंगे? एक पदी तो बोलेंगे ही, लेकिन ये कौन सा बहुपद होगा? अगर मैंने 5 लिखा तो इसको हम लिखेंगे अचर बहुपद। क्या लिखेंगे? अचर बहुपद। समझ में आया ना कि अचर बहुपद हम इसको क्या कह रहे हैं? क्योंकि इसका मान क्या होगा? कभी भी बदलेगा नहीं। क्योंकि और देखिए इसमें चर की जो अधिकतम घात क्या हो सकती है?
जीरो, 5 पावर 0 कर सकते हैं ना। तो इसमें चर की अधिकतम घात क्या हो सकती है? 0। बात समझ में आया? और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर मैं लिखूं 0, ये कौन सा बहुपद है? यह भी देखिए एक बहुपद है, लेकिन अरे अचर तो ये है, इसमें कहां से बात आ गई? इसमें देखिए ये बहुपद तो है, लेकिन इसे हम लोग शून्य बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य, 0 है ना, तो इसको शून्य बहुपद। अगर ये लिखें तो जैसे 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं, प्लस 0 इंटू एक्स पावर 4 लिख सकते हैं। तो अच्छा ये बताइए, इसमें जो चर की जो घात है कितनी हो सकती है? बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता है। शून्य बहुपद में जो होती है चर की जो घात होती है उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं डिफाइन किया जा सकता है? अब मान लेते हैं 0 इंटू यहाँ एक्स पावर मान लेते हैं 101 ही रहा होगा, फिर भी 0 ही आएगा, है ना। इसे तो कोई मतलब नहीं है, तो ऑटोमेटिक ऑलरेडी 0 हो गया। लेकिन यहां पर हम मैं लिख सकता हूं 5 इंटू एक्स पावर 0, अधिकतम घात क्या होगी इसकी? 0 होगी। लेकिन यहां पर घात को हम लोग बता नहीं सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि और बहुपद कहा किसे जाता है? कुछ ऐसे स्टेटमेंट होंगे जिसको बहुपद नहीं कहा। जैसे मैं बोलूं कि x प्लस 1/x, ये बहुपद है कि नहीं है? नहीं है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद की खासियत ये होती है कि चर का जो घातांक होता है एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बहुपद उसे कहा जाता है जिसमें चर की, किसकी? चर की जो घात होती है वो क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर मैं इसको लिखूं, देखिए x है प्लस, अगर मैं इसको लिखूं x पावर 1 अगर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? x पावर -1 हो गया। तो क्या ये x -1 एक पूर्ण संख्या है? ये पूर्णांक संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि x के पावर जब यहाँ पर -1 आया तो ये इससे स्पष्ट हो गया कि ये क्या होगा? आपकी एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह क्या आपका बहुपद नहीं होगा। ये बात समझ में आई? और एक अगला चीज आपको भी हम नहीं बताए हैं, देखिए बहुपद की जो घात होता है जिसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना, वो डिग्री जिसको बोलते हैं, इसमें हम भूल गए थे। देखिए जैसे देखिए बहुपद की घात क्या होता है उस बात को समझिएगा। जैसे अगर मैंने लिखा 3x² प्लस 4x प्लस 7, इसमें बहुपद की अधिकतम जो घात होगी, मतलब चर की जो अधिकतम घात होगी उसे ही डिग्री कहते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? डिग्री कहते हैं। बहुपद की अधिकतम जो घात होता है उसे क्या बोलते हैं? डिग्री कहते हैं। अब इसमें देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो यही आपकी 3 क्या होगा? इसकी डिग्री है, यही इसकी डिग्री है। 3 लिख रहा है, 2 रहेगा ना। अच्छा हाँ, ठीक है। तो बहुपद की अधिकतम घात क्या है? 2। तो ये आपकी इसकी डिग्री होगी। जैसे आपका दे देगा समीकरण, ठीक है, जैसे 4x के पावर 7 प्लस 7x³ प्लस 4x² प्लस 2, ऐसे करके आपको दे देगा। आपसे पूछेगा डिग्री इसमें बताइए, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, चर की अधिकतम घात कितनी है? 7। तो इसकी डिग्री क्या होगी? बात समझ में आया क्या? अब देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं शून्य बहुपद, जो चीज हम लोग अपने टॉपिक पर आए थे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, एक आपका मान लेते हैं कि बहुपद है px बराबर 2x प्लस 7, ठीक है। अगर हमें इसका शून्यक ज्ञात करना हो, शून्यक मतलब कि x का वह मान जिसको इसमें हम रख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए मान लेते हैं कि x का वह मान जो है k है। क्या मान लेते हैं? वो k है। भाई हमें पता नहीं तो मान लेते हैं कोई k होगा। अब 1 2 3 4 तो हम मान नहीं सकते हैं। मान लेते हैं कि x का वह मान क्या है? k है, और इसको हम इस समीकरण में यहां पर रख देंगे बहुपद में, तो इसका मान क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? अब देखिए अगर हम इसको रखें तो ये हो सकता है क्या? 2k प्लस 7, इतना बराबर मैं 0 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि k का मान मैंने रखा तो इसका मान क्या हो गया? मैं कह रहा हूं कि इस मान को रखने पे ये 0 हो गया, तो क्या मैं इसके बराबर में 0 नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। जब इतना मैं लिख सकता हूं तो यहां लिख सकता हूं, देखिए 2k बराबर, ये प्लस इधर है, इधर हो जाएगा -7।
और देखिए वो के का मान निकाल रहे हैं, वो के का मान क्या है। अब देखिए के बराबर यहाँ -7 था, ये बटा क्या हो जाएगा आपका 2, तो के का वो मान क्या था -7 बटा के 2 था, जिसको मैं इसमें रखूंगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो शून्य निकालने का ये आपका क्या है तरीका है। जैसे अगर मैं लिखूं देखिए 2 इंटू के का मान मैंने क्या लिखा -7 बटा के 2 और प्लस क्या है आपका 7 है। देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ आपका देखिए -7 प्लस 7 बराबर 0 आ गया। क्या आया 0। तो किसी भी संख्या का शून्य ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं हम लोग संख्या क्या थी आपकी के थी, क्या थी के थी, तो भाई के को इस समीकरण में हम रख देंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो क्या इसके बराबर मैं 0 नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि के का मान रखने पे वो 0 हुआ, तो मैंने के का रखा था बराबर 0 लिख ही सकता हूं। तो जब के का मान निकाला तो मैंने क्या है -7 बटा के 2, और यहीं से आपका एक आपको फार्मूला मिल गया शून्य निकालने का। इतना बड़ा तरीका नहीं है शून्य निकालने का, सिंपल बात फार्मूला ये था। देखिए किसी भी बहुपद का मान लेते हैं अगर हमको शून्य ज्ञात करना हो तो क्या लिखेंगे, देखिए माइनस अचर पद बटा के x का गुणांक, गुणांक का मतलब समझ रहे हैं ना। अब देखिए माइनस, अब देखिए इसमें अचर पद क्या है, अचर पद है 7 है। देखिए इसमें किसी भी चर पद का वो नहीं किया गया ना, तो माइनस अचर पद क्या है 7 बटा के x का गुणांक, गुणांक का मतलब होता है देखिए गुणा प्लस अंक, तो x में गुणा वाला अंक, तो चर में गुणा वाला अंक क्या है 2 है ना, तो इसमें 2 का गुणा करके क्या -7 बटा के 2 आया, क्या आया ना, कोई दिक्कत है। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिल गया क्या कि माइनस अचर पद बटा के x का गुणांक। अगर आपको पूछेगा कि शून्य ज्ञात करिए तो बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए सिर्फ एक पदी पद के लिए है, ध्यान रखिएगा किसके लिए एक पदी अगर वो है, जैसे या फिर रेखिक बहुपद है उसके लिए हम लोग शून्य ज्ञात करने का तरीका है, समझा ना। द्विघाती हो जाएगा तो उसके लिए अलग तरीका आएगा, ठीक है, उसका तरीका कैसे आएगा मैं बताऊंगा। तो ये समझ में आया क्या कि कैसे हम लोग निकालेंगे। आपसे दे देगा 9th में क्लास कर से देता है, दे देगा 2x प्लस 9 का बहुपद ज्ञात करिए, तो सीधा बात अचर पद माइनस अचर पद 9 बटा के x का गुणांक 2 हो गया, डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो यहां इतना करने से पहले हम क्या करेंगे, यहां से ये जो फार्मूला आपका आया ये कहां से आया, इसका हम लोगों ने निकाला, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने ढूंढा तो माइनस लगा था किसमें अचर पद में, और ये जो 2 का क्या था यहां पर गुणांक था। समझ में आया क्या, जो बातें बता रहे हैं समझ में आ रही है ना। तो जब यहां से आपका आ गया, अब कोई भी रैखिक बहुपद होगा उसका शून्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे अचर पद में, उसमें x का गुणांक कर देंगे। समझ में आया। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे शून्यक, यही चीज पढ़ रहे थे ना, देखिए शून्यक। अब अगर हम बोलेंगे रैखिक बहुपद, किसका रैखिक बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये बात ना। तो हमने लिख लिया एक रैखिक बहुपद p x बराबर 2x प्लस 7, ये रैखिक ही बहुपद है, यही ना। तो रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए मैंने अभी तरीका जस्ट बताया कि हम मान लेंगे कि x का वह मान जिसको रखने पर इसका पूरा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे शून्यक कहेंगे। क्या बोलेंगे, ये तो रैखिक बहुपद है तो उसमें इसका शून्यक क्या होगा, x का मतलब कि वह शून्य ज्ञात करिए जो x में रखने पर इसका पूरा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि k क्या है, एक शून्यक है, k क्या है एक शून्यक है, तो शून्यक है तो मान लेते हैं x के स्थान पर मैंने क्या लिखा, k रखने पर इसका मान क्या जब 0 हो गया, शून्यक कह रहे हैं शून्यक है तो क्या इसके बराबर मैं 0 नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो जब यहां से मैंने 2k करूंगा, इधर आपका आएगा तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा ना। जब इतना हो जाएगा तो जब हम k का मान ज्ञात करेंगे तो आपका आएगा देखिए -7 बटा के 2। ये बात समझ में आई क्या, जब -7 बटा के 2 यहां से आपको देख रहे हैं, यहां से अगर आप चाहें तो एक फार्मूला आपको निकल करके आया किसका, रैखिक, ठीक है, रैखिक बहुपद का शून्यक बराबर माइनस ये जो अचर पद है ना,
इस अचर पद में माइनस लग गया, माइनस यहां लिख देंगे अचर पद बटा के x का गुणांक। क्या होता है? माइनस अचर पद बटा के x का गुणांक। कोई दिक्कत है? किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? तो रैखिक बहुपद का अगर आपसे कभी पूछा जाएगा ये शून्य ज्ञात करिए, तो उसमें क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे कि माइनस अचर पद बटा के x का गुणांक। ये बात समझ में आया? अब अगर हमें द्विघातीय बहुपद का अगर आपको निकालना हो शून्य, तब कैसे निकालेंगे? ये तो रैखिक बहुपद हुआ, अब द्विघातीय बहुपद कैसे होगा? ठीक है, इसको मिटा देना। अब देखिए द्विघातीय बहुपद क्या होता है। तो द्विघातीय बहुपद के बारे में हमने बताया है, बताया कि नहीं बताया है? अब देखिए जितनी घात रहेगी उतने शून्यक रहेंगे। बात समझ में है ना? उतने मान होंगे जिसको समीकरण में रखने पर क्या होगा? उसका मान 0 हो जाएगा। इसमें देखिए x की अधिकतम घात कितनी थी? 1 थी, तो कितना इसका शून्य क्या आया? 1 आया ना। अब द्विघातीय बहुपद मान लेते हैं, एक बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c है। यहां पर ये क्या है आपका? एक द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। अच्छा, प्लस c, ठीक है। तो ये आपका द्विघातीय बहुपद हुआ कि नहीं? तो x की अधिकतम घात कितनी हुई? तो जब 2 हुई तो अभी हमने आपको बताया था कि घातों के आधार पर ये कौन सा बहुपद होगा? द्विघातीय बहुपद। कौन सा होगा? द्विघातीय जब बहुपद होगा तो मान लेते हैं मैं एक द्विघातीय बहुपद लिखता हूं, जैसे px बराबर, मैं लिखता हूं px बराबर x² प्लस 7x प्लस 10। क्या लिखा मैंने? x² प्लस 7x प्लस 10। और अगर इसको हमको शून्य ज्ञात करना हो तो इसको कैसे करेंगे? ज्ञात करेंगे तो क्या आप 9th में इसको पढ़े हैं? क्या इसका गुणनखंड करते हैं? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कैसे इसका गुणनखंड करेंगे? देखिए यहां पर मान लेते हैं x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो 10 का 1 में हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। कहने का मतलब यहां पर a और c है ना, ये देखिए x² का गुणांक यहां पर a है ना, ठीक है ना। तो a का हम c में क्या करेंगे? पर सबसे पहले क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो यहां पर a का मान जानते हैं क्या है? 1 है, और c का मान क्या है आपका? 10 है। तो 10 का 1 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 10। इसके बाद इसका हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा क्या? तो आपका आएगा 5। कितना है आपका? 5 आया। फिर 5 से कट करेंगे तो आपका 1 आया। तो ये जो अभाज्य गुणनखंड है ना, इनको इस प्रकार से अरेंज करना है कि यदि आप गुणा करें तो 10 आए और जोड़े या घटाएं तो क्या आए? 7 आए। तो क्या मैं इसको 10 को लिखा मैंने, जब गुणनखंड किया तो 2 गुणित आपका 5 आया, तो 2 + 5 करेंगे तो क्या हमें 7 प्राप्त हो जाएगा? क्या प्राप्त हो जाएगा ना। तो अब मान लेते हैं कि इसका हम गुणनखंड किए, देखिए x² प्लस 7 को करेंगे तो मान लेते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 5, 5 + 2 x, देखिए 5 दूना के 5 + 2 बराबर 10, 7 हुआ क्या? हुआ ना। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका? 10। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है। हम शून्य ज्ञात करते हैं तो मान लेते हैं इसके बराबर 0। भाई मान लेते हैं इसके बराबर 0 मानेंगे तभी तो शून्य ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि इसके शून्य मान लेते हैं x का कोई शून्य होगा जिसको रखने पर क्या होगा? दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए अब देखिए इसको अगर हम करें तो हो जाएगा x² प्लस 5 का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस 2 का x में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये बात समझ में आई क्या? अब जब हम करेंगे तो इन दोनों में देखिए 2 पेयर बना दीजिए, तो इन दोनों में आपका क्या कॉमन दिख रहा है? x है ना दोनों में। देखिए x इसमें भी है और x इसमें भी है, क्योंकि x² को हम लिख सकते हैं, देखिए x गुणित x, और देखिए 5x को लिखे 5 गुणित x, तो देखिए x इसमें भी और x इसमें भी है कि नहीं है ना। तो जब हम x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या आपका? x प्लस 5। अब आपको बताना है कि देखिए x + y इसमें आया ना, अब बताइए इसमें से मैं क्या कॉमन लूं कि मेरे को ब्रैकेट में x + 5 बनाना है? क्या कॉमन ले लेंगे? देखिए यहाँ पर 2x है, 10 को क्या मैं 2 गुणित 5 नहीं लिख सकता हूँ क्या? तो लिख 2 दोनों में होगा कि नहीं होगा?
होगा तो प्लस अगर यहां से आपका करेंगे तो देखिए 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए x प्लस 5 और x प्लस 5 ये है ना, इन दोनों में ये देखिए एक अलग ये पद हुआ, ये एक अलग पद हुआ, क्योंकि देखिए पदों से देखिए बंधा हुआ है, प्लस माइनस बना हुआ है, मतलब ये आपका एक अलग पद है और ये आपका एक अलग पद है। तो इन दोनों में आपका कुछ कॉमन है क्या? तो देखिए इसमें x प्लस 5 है, x प्लस 5 है, तो जब x प्लस 5 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, देखिए इसको मैंने ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया, इसको जब मैंने बाहर ले लिया तो इसमें आपका क्या बचा? x बचा, तो x लिख लेंगे प्लस इसमें जब ये बाहर आपका आ गया, देखिए कुछ सबके बाहर आ गया है, तो इसमें क्या बचा आपका? ऐसे एक प्रकार समझिए, इसे ब्रैकेट समझ लीजिए, आप लोग नहीं समझ में आ रही होगी। तो जब x प्लस 5 को इस पूरे ब्रैकेट से बाहर कर देंगे तो इसमें x बचा, और x प्लस 5 जब ये ब्रैकेट से बाहर आ गया है तो इसमें क्या बचा? 2 बचेगा क्या? प्लस 2 बराबर 0 हमने कर दिया। हमें क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। कैसे हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं? ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए x प्लस 5 x प्लस 2 बराबर 0 है, तो या तो हम x प्लस 5 के बराबर 0 करें या तो x प्लस 2 के बराबर, क्योंकि देखिए गुणनफल है ना, है कि नहीं? या तो इसके बराबर 0 कर दें या तो इसके बराबर 0 कर दें। तो पहले इसके बराबर हम लोग 0 करते हैं, किसके? x प्लस 5। तो यहां पर लिखेंगे यदि x प्लस 5 बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा? -5 आएगा। तो -5 जो होगा x के स्थान पर रखने पर ये इसका पूरा मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और दूसरा जो बहुपद क्या है आपका शून्य है, देखिए x प्लस 2 बराबर 0 है कि नहीं है? है ना? तो x प्लस 2 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो ये भी आपका क्या होगा? एक शून्यक होगा। तो इस ये जो द्विघातीय बहुपद है, इस द्विघात बहुपद के कितने शून्यक मिले? 2 मिले, एक मिला -5 और एक मिला -2। तो जितने घातीय बहुपद रहेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। अगर त्रिघाती रहेगा तो उसके कितने शून्यक होंगे? चतुर्घाती होगा तो कितने होंगे? बात समझ में आई ना? इतनी चीजें उतारिए फिर मैं इसके आगे देखिए। अब अगर हमें पूछेगा अगर ये दो शून्यक हो गए ना, ये आपके 2 शून्यक मिले कि नहीं मिले? मिले ना। अब इन 2 जो शून्यक है इन शून्यकों का योगफल करिए, तो क्या करेंगे? ये 2 शून्यक हुए ना, ठीक है, तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करिए। ध्यान रखिए, पहले समझने की कोशिश करिएगा। शून्यकों का योगफल, योगफल मान लेते हैं एक शून्यक मान लेते हैं अल्फा था। भाई 2 शून्यक होंगे, दोनों शून्यक अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? तो मान लेते हैं कि एक शून्यक आपका अल्फा है और दूसरा शून्यक क्या है? बीटा है। तो शून्यकों का आप योगफल करेंगे तो आपका आएगा देखिए -5 और -2। भाई प्लस और -2 हो जाएगा, तो कितना है आपका? -7 आया क्या? -7 आया। तो मान लेते हैं शून्यक क्या थे? एक शून्यक अल्फा था, दूसरा शून्यक बीटा था। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया? -7। कितना आया? अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करिए। क्या करिए? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो देखिए -5 और गुणुत्तर कितना हो जाएगा? -2। समझ में आया ना? तो -5 और -2 का गुणा करेंगे कितना आएगा? -10। कितना आएगा? -10 आएगा। -10 आएगा कि +10 आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, +10। तो यहां से आपको क्या दिखा? कुछ आप लोगों को दिख रहा है? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल मतलब आपका आया देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर 10। वही तो निकलवा रहे हैं, पहले आगे सूत्र पे वही तो बात समझा रहे हैं कहां से आ रहा है। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल आपका है अल्फा माइनस बीटा। तो क्या मैं शून्यकों के योगफल को ये कर सकता हूं? कहा अल्फा प्लस बीटा बराबर देखिए -7। तो इसमें से ढूंढिए, देखिए 7 है ना, 7 है। ये किसका गुणांक है? यक्स का गुणांक है क्या? यक्स का गुणांक है ना। तो यक्स का गुणांक करेंगे माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है ना, 1 है ना। तो मान लेंगे यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर नहीं है इसलिए आपको नहीं आया है। ठीक है, लेकिन यहां पर आपका होगा एक्स स्क्वायर गुणांक। तो यहां से आपका फॉर्मूला आया क्या? शून्यकों का योगफल डायरेक्ट आप निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ये आ कहां से रहा है, बात समझ में आई ना। तो यहां से आप लोगों को क्या प्राप्त किया? शून्यकों का योगफल बराबर एक्स का गुणांक बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक। और
शून्यकों का गुणनफल कहाँ करें, यहाँ पर कर लें। शून्यकों का गुणनफल मतलब शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा मान लेते हैं। दो शून्य का अल्फा बीटा हमने माना था, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था, देखिए 10 आया है। 10 क्या है आपका, अचर पद। क्या है आपका, अचर पद। तो यहां से आपका आया देखिए अचर पद बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपका यहां से फॉर्मूला आया, उतार लीजिए। यहां पर कर लेते हैं हम लोग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया क्या। अब जब भी आपसे पूछेगा शून्यकों का योगफल ज्ञात करो, तो आप इस प्रकार से नहीं ज्ञात करेंगे कि तीनों दो ठो शून्य ज्ञात कर लिए, इसका उसका योगफल ज्ञात करेंगे, इसका उसका गुणनफल ज्ञात करेंगे, ऐसे नहीं। शून्यकों का योगफल हमने यहाँ पर आपको बस तरीका बताया कि ये आपका आता कहाँ से है। बस समझ में कैसे ये आपका जो शून्यकों का योगफल निकाल दिया, माइनस एक्स का गुणांक आता है फॉर्मूला, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ये आया कहाँ से, मैंने ये आपको डेरिवेट करके बताया कि ये यहाँ से आता है। ये आपको समझना है समझ लीजिए, नहीं तो आपको फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो माइनस एक्स का गुणांक, तो देखिएगा माइनस एक्स का गुणांक, तो देखिए माइनस एक्स का गुणांक क्या है आपका, यहाँ देखिए -2 है। क्या है आपका, -2 है बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर मान लेंगे 1। इसका अगर करेंगे तो आपका क्या आएगा 2। तो क्या यहाँ पर हमने निकाला शून्यकों का योगफल 2 आया था क्या, आया था कि नहीं आया था। अब दूसरा फॉर्मूला शून्यकों का गुणनफल क्या था आपका, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है आपका, देखिए अचर पद। क्या हो जाएगा आपका, अचर पद। यहां लिखेंगे देखिए अचर पद बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया। तो अचर पद क्या है आपका, देखिए -8 है ना, ये -8 है ना, यहां लिख देंगे देखिए -8 बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। यही हम लोगों ने देखिए शून्यकों का गुणनफल किया था, क्या -8 आया था क्या, जी सर आया था ना। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे, देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण को अगर आपसे पूछेगा शून्यकों का योगफल ज्ञात करो और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो, तो शून्यकों का योगफल पूछेगा तो -x का गुणांक बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल पूछेगा तो अचर पद बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही फॉर्मूला लगा देंगे। अचर पद क्या होगा, इसमें देखिए 8 अचर पद, इसमें देखिए ये सीधे अचर पद है, लेकिन इसमें देखिए चर और अचर दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये अचर पद कौन सा होगा, 8 होगा। बस समझ में, यहाँ पर उतार लीजिए इसको। ये बहुपद है, क्या है आपका, अगर रेखीय बहुपद है, ठीक है, तो उसका शून्य ज्ञात करने के लिए, जैसे रेखीय बहुपद क्या है, ax + b है। क्या आपका रेखीय बहुपद ax + b, ये रेखीय बहुपद ही है। अगर इसका शून्य पूछ दिया तो ऐसे हम लिख लेंगे रेखीय बहुपद का शून्यक बराबर, सीधा बात आपको क्या करना है, सिंपल बात, माइनस क्या, अचर पद बटा के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया। अगर द्विघात बहुपद है, ठीक है, क्या है, अगर द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद कैसे रहता है, देखिए ax स्क्वायर + bx + c। अगर इसका शून्य ज्ञात करना हो तब तो इसका हम गुणनखंड करेंगे, a और c का पहले गुणन करेंगे, इसका जो भी आपका शून्य का आएगा वहाँ यक्स ही न रहेगा, कहाँ, अच्छा हाँ यक्स का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा आपका यक्स का गुणांक। समझ में आया ना, ठीक है। अब द्विघात बहुपद अगर आपका आया, ठीक है, क्या आया, अगर द्विघात बहुपद अगर आपका आ गया तो आपसे पूछेगा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो, ठीक है। तो मान लेते हैं एक शून्यक अल्फा हो गया और दूसरा शून्य क्या हो गया आपका बीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल योगफल, शून्यकों का योगफल, क्योंकि द्विघात में 2 शून्यक आते हैं, ठीक है, और रेखीय में सिर्फ एक ही शून्यक होता है, तो योगफल गुणनफल तो सवाल ही नहीं बनता है। इसमें 2 आते हैं
अभी हम लोगों को समझाया भी कैसे आता है, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल अगर पूछ दिया तो मान लेते हैं एक शून्य का अल्फा हो गया, दूसरा शून्य क्या हो गया, बीटा हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस यक्स का गुणांक। क्या हो जाएगा, माइनस यक्स का गुणांक बटा के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का। ये समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो देखिए अब अगर ये मान लेते हैं समीकरण है, तो यक्स का गुणांक क्या है आपका, बी है, तो यहाँ लिख देंगे आपका, देखिए माइनस बी बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका, ए। तो ये हो गया शून्यकों का योगफल। अगर आपसे पूछ दिया शून्यकों का गुणनफल, क्या पूछ दिया, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का अगर गुणनफल अगर आपसे पूछ देता है तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, देखिए अचर पद बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या हो जाएगा आपका, अचर पद बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या है आपका, सी, अब बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका, ए है। बात समझ में आया? और यदि आपका त्रिघाती बहुपद आ गया, क्या आ गया आपका, त्रिघाती बहुपद आ गया, तब क्या उसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्या आपका आगे देखिए त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद कैसे होता है, देखिए ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स डी, ये त्रिघातीय बहुपद है जी सर, यही है ना। तो आपके इसके 3 शून्यक होंगे, इसके कितने होंगे, 3 शून्यक होंगे। तो मान लेते हैं एक शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, तीसरा शून्यक क्या है आपका, गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा के क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक। ये समझ में आया क्या? और इनका इसमें गुणा किया जाए, इसका इसमें गुणा किया जाए, और इसका मतलब कि इन तीनों शून्यकों का अलग अलग गुणनफल का योगफल क्या होगा, समझ में आया? जैसे कि अल्फा बीटा क्या आ गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो इतना अगर कर देंगे तो देखिए एक टर्म हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्या करेंगे, एक पद आपका क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो जब एक पद आगे बढ़ेंगे क्या होगा आपका, यक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा के क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक, ये हो जाएगा। अब अल्फा बीटा गामा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब शून्यकों का आपका अगर गुणनफल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा अचर पद। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अचर पद बटा के एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। लेकिन इसमें आपका माइनस लगेगा, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। तो देखिए तो अगर आपका देखिए एक्स का गुणांक यहां पर क्या है आपका, बी है, यहां देखिए बी है, अब बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका, एक्स क्यूब का गुणांक ए है। यहां देखिए एक्स का गुणांक यहां पर क्या था, सॉरी यहां पर लिखना था, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, बी बटा के ए, एक्स का गुणांक क्या है आपका, सी बटा के ए। अब देखिए अचर पद क्या है, माइनस डी बटा के ए। ये आप लोग उतार लीजिए। रिवीजन तो छूट गया आपका, देखिए एक बार इसीलिए मैं रिवाइज करवा देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, इसके आगे देखिए, ठीक है। कल वाला चीजें जो भी यूट्यूब पे डाल देंगे देख लीजिएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, बहुपदों का हल और उसका जो है ग्राफ द्वारा निरूपण आप कैसे करेंगे। क्या था, ग्राफ द्वारा
निरूपण। तो सबसे पहले एक बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, जैसे मैं मान लेता हूं कि एक पॉलिनोमियल है, रेखीय बहुपद है, ठीक है, रेखीय बहुपद है, उसका हम लोग निरूपण कैसे करेंगे। मान लेते हैं एक रेखीय बहुपद है p 2x प्लस 3 दिया है, क्या दिया आपका 2x प्लस 3 दिया है, या फिर y ऐसे देख लीजिए, सॉरी y बराबर आपका दिया है 2x प्लस 3, ठीक है। तो अगर हम यहां पर मान लेते हैं x का और y का मान निकालते हैं, किसका मान ज्ञात करते हैं, x और y का। तो अगर मैं x बराबर अगर 0 रखता हूं तो y बराबर क्या आएगा, देखिए यहां पर x और y के मान हम लोग लिखते हैं, ये देखिए आपका समीकरण है ना, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। x बराबर यदि मैं 0 रखता हूं इसमें तो y बराबर क्या होगा आपका, तो y बराबर आपको क्या होगा, 0 रख दूंगा तो 3 होगा ना, होगा कि नहीं, तो y का मान आपका 3 हो गया। और x बराबर अगर मैं 1 रखता हूं तो y का मान कितना आएगा, कितना आएगा आपका 5। अब इसको अगर हमको इस पे क्या करना हो, इसको ग्राफ पर अगर निरूपित करना है तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, ये आपका x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। अब देखिए x अक्ष पे मैंने कितना रखा 0, तो y पर कितना आपका आया 3, तो ये जो x अक्ष का ये वाला प्लस वाला पॉइंट होता है 1 2 3, तो हमने x अक्ष पे 0 रखा। देखिए अगर मैं इसमें करूंगा तो x अक्ष ये वाला आपका 0 होता है, यहां पर अगर मैं कर दूंगा तो आपका 0 ही रहेगा ना, मैं ऊपर बढ़ थोड़ी रहा हूं। तो ये वाला यहाँ जो ये जो आपका पॉइंट आएगा ये क्या आपका आएगा, देखिए 0,3 दर्शा दे सकते हैं, क्या दर्शा सकते हैं। और x अक्ष पे मैंने कितना रखा, 1 रखा, कितना रखा 1 रखा, तो y पर कितना मान आया, देखिए y बराबर 2 गुणित 1 प्लस 3, तो y बराबर कितना है आपका 5 आया। तो x अक्ष पे मैंने कितना रखा, 1 रखा था, मान लेते हैं यहाँ पर 1 हो गया। और y अक्ष पे कितना मानते हैं, ये देखिए 3 4 5 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर ये आपका आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1 कॉमा लिख सकता हूँ क्या। अब अगर आपको इसका क्या करना हो, निर्धारण करना हो, तो यहाँ से एकदम सीधी लाइन यहाँ से, अब वो है नहीं तो ऐसे हम लोग ऐसे खींचते, यहाँ से ऐसे करते हुए ऐसे आता। तो अगर हमें याद रखना है कि x अक्ष कब 0 हो रहा है, x अक्ष कब 0 होगा, x अक्ष आपका जब 0 होगा तो ये y का मान कितना होगा, समझ रहे हैं। x अक्ष पर मतलब x का मान जब क्या होगा 0 होगा तो y पर कितना होगा, बात समझ में है ना। तो कैसे रखेंगे, ये मान लेते हैं x के स्थान पर अगर मैं सॉरी ये अक्ष ये y अक्ष 0 हो रहा है ना, ये जो है आपका ये देखिए y अक्ष 0 हो रहा है ना, तो y अक्ष जब 0 हो रहा है तो x का मान क्या होगा, यही ना। तो जब हम x तब y अक्ष आपको अगर मैं 0 करूंगा तो y बराबर मैं लिख सकता हूं, y बराबर आपका क्या है 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है। तो y को मैंने क्या कर दिया 0 कर दिया। y के जगह पे अगर मैं एक और टर्म कर लूं तो y का मान जब 0 हो गया तो हमें x का मान देखेंगे क्या आता है। तो देखिए 0 कर दिया तो देखिए 2x प्लस 3 हुआ कि नहीं हुआ। जब 2x प्लस 3 हुआ तो ये 3 क्या इधर आएगा, क्या आएगा, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना। तो देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। तो x बराबर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा -3/2। तो इसका मतलब x अक्ष पे कितना होगा -3/2। अब 100% जब ये लाइन अगर आप ऐसे खींच लेंगे ना तो यहां पर आपका क्या होगा -3/2 कामा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अगर आपको देखना है तो उस पर आप निरूपित करके देख सकते हैं। तो ये क्या आपका देखिए रेखीय बहुपद है, ये क्या है भाई, x की अधिकतम घात कितनी है 1 है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे रेखीय बहुपद बोलेंगे, यही बोलेंगे ना। तो यहां पर देखिए ये आपका इस प्रकार से इसका निरूपण करेंगे, लेकिन ये तो एक घाती था। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर x की अधिकतम जितनी घात होगी उतना ही उसका क्या होगा शून्यक होगा, क्या होगा आपका शून्यक होगा। तो ये हमने रेखीय बहुपद का निरूपण कर लिया कि नहीं कर लिया। और यदि आपका द्विघाती बहुपद है तब उसको कैसे करेंगे, इस पे उसको किस प्रकार से हम लोग निरूपित करेंगे। तो ध्यान रखिएगा द्विघाती है तो x की अधिकतम घात क्या होगी x² प्लस 2x प्लस 7 होगा, है कि नहीं है। तो x की अधिकतम घात कितनी है चर की
2। तो इसका कुल कितना अधिकतम शून्य कितना हो सकता है? 2। कम से कम कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अधिकतम जो शून्य होगा वो कितना होगा? 2 होगा। द्विघाती है ना, तो उसका यहाँ पर अगर x का अधिकतम शून्य क्या होगा? 1 ही ना होगा, -3/2। तो यहाँ पर देखिए x का एक ही देखिए शून्य हो सकता है और कोई भी शून्य नहीं हो सकता। और y का भी देखिए एक ही शून्य होगा यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये रेखीय वो बहुपद है ना। अधिकतम चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 ही है। बात समझ में आई क्या? अब द्विघाती अगर बहुपद हमारा आ जाता है तो उसको हम लोग कैसे इसका निरूपित करेंगे? ठीक है, तो उसको अब अगला देखिए आपका क्या होता है, 2 शून्यक दे दिया जाएगा। क्या कर देगा? 2 शून्यक आपका दे दिया जाएगा और कहेगा कि शून्य वो समीकरण ज्ञात करो। मतलब इसे इन शून्यकों को लेकर के आपको जो समीकरण है ax² + bx + c, इसको आप कैसे बनाएंगे? द्विघात समीकरण अगर कैसे बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? तो मान लेंगे एक शून्यक आपका अल्फा दिया है, दूसरा शून्यक बीटा। भाई द्विघात समीकरण तो आपको बनाना होगा, मतलब शून्यकों को लेकर के आपको द्विघात समीकरण बनाना होगा। तब आप कैसे बनाएंगे? जैसे दिया है ना आपका, देखिए 1.2 में 2.2 में दिया है ना कि इसके निम्न के शून्यक दिए हैं, ठीक है ना, द्विघात समीकरण ज्ञात करिए। तो आप द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे? इसका देखिए एक फार्मूला होता है ज्ञात करने का। ये होता है देखिए x² माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, x प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसमें रख देंगे और आपका क्या हो जाएगा? समीकरण बन जाएगा। बात समझ में आई क्या? शून्य का आपका दे दिया अल्फा और बीटा, तो या तो पहले शून्यकों का योगफल ज्ञात करके यहां रख दीजिए, या तो रख दीजिए अल्फा का मान रख दीजिए, ये दे दिए, ठीक है। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर रख दीजिए। अब इसका मान अगर आप रख देंगे तो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा आपका आंसर। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।